हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। उम्मीद है आप सब लोग बढ़िया होंगे अपने अपने घरों में और पढ़ाई ज़रूर कर रहे होंगे क्योंकि बहुत हो गया है ना। बट सच तो ये है कि बच्चे यूजुअली जो कर रहे हैं वो आजकल ये कर रहे हैं कि ऑनलाइन क्लासेस में ऑनेस्टली ऑनलाइन क्लासेस लगा नहीं रहे हैं। बहुतों को मैं खुद बीइंग अ टीचर मैंने भी देखा है, बहुत से स्टूडेंट्स ऐसा कर रहे हैं। तो आई वुड सजेस्ट यू, देखो बहुत सीरियसली लो यार पढ़ाई को। और अगर ये जो कोरोना फेज़ आपका चला है ना, आप लोग ये सोच रहे हो कि ऑनलाइन एग्जाम में सब कुछ ईजी हो जा रहा है, इसका नुकसान ट्रस्ट मी सबसे ज़्यादा आप लोगों के लिए है कि आप लोगों का बेस प्रॉपर तैयार नहीं होगा। जो भी पढ़ना है सब्जेक्ट रिगार्डिंग, वो आगे प्रॉब्लम कर सकता है आपको फर्दर एग्जाम्स में। ठीक है, अभी नहीं करेगा आप लोग को, हो सकता है कि आपको लगेगा अभी के एग्जाम्स में तुम्हारे बड़े अच्छे स्कोर आ जा रहे हैं, बट अगर आपका देखो सब्जेक्ट क्लियर नहीं है, कॉन्सेप्ट्स नहीं क्लियर हैं, तो आप कंपटीशन नहीं क्रैक कर सकते, राइट। तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी, बी ऑनेस्ट विद यू ऑल्सो। ठीक है, क्योंकि दूसरे के साथ ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है। सच आपको खुद पता है कि आप लोग कितना पढ़ रहे हो कितना नहीं पढ़ रहे। तो ये सब स्टूडेंट्स के लिए है, चाहे वो किसी भी क्लास के हैं, किसी भी स्ट्रीम के हैं। ठीक, और बाकी स्टार्ट करते हैं हम लोग जहाँ हमने चैप्टर पिछले लेक्चर में छोड़ा था। मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दिए थे मास नंबर एटॉमिक नंबर रिगार्डिंग, तो वो क्वेश्चंस पहले ट्राई करते हैं। क्या क्वेश्चन था? फाइंड द नंबर ऑफ प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रॉन। दो पार्ट्स मैंने दिए हुए हैं, ठीक है। फर्स्ट पार्ट करें। फर्स्ट पार्ट में देखो, एल्यूमिनियम +3 13 27, इसमें आपका ये नीचे जो दिया होता है ये क्या होता है? एटॉमिक नंबर। ठीक है, तो Z यानी कि एटॉमिक नंबर कितना हो गया इज इक्वल टू 13। प्रोटॉन नंबर भी उतना होगा ऑब्वियसली 13। इलेक्ट्रॉन नंबर कितना होगा? इलेक्ट्रॉन नंबर देख के पता लग रहा है +3 चार्ज है, मतलब 13 - 3, 3 इलेक्ट्रॉन्स कम। ऑब्वियसली ना, जितना चार्ज है मतलब उतने इलेक्ट्रॉन्स कम कर देंगे। तो प्रोटॉन नंबर, एटॉमिक नंबर और इलेक्ट्रॉन नंबर बराबर होता था, बट जितना चार्ज है उतना आपने माइनस किया, सो आपका आ गया 10। उसके बाद आगे क्या रह गया आपका? न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कैसे निकलेगा? मास नंबर में से क्या माइनस करोगे? ये एटॉमिक नंबर, ठीक है ना। क्यों? क्योंकि P+N ये क्या होता है आपका? मास नंबर। यहाँ से आपको न्यूट्रॉन नंबर निकल जाएगा। मास नंबर में से प्रोटॉन का नंबर आप माइनस करोगे, मास नंबर यानी कि A। ठीक, तो A - P यहाँ से आपका कैलकुलेट हो जाएगा। A है आपका मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ठीक है, कितना आएगा? मास नंबर आपका 27 दिया हुआ है, 27 में से आपने माइनस करना है 13। यहाँ गलती से 10 माइनस मत कर देना, 10 आपका इलेक्ट्रॉन नंबर है। यहाँ आपको P+N लेना है। जब तो आपका न्यूट्रल है, न्यूट्रल स्पीशीज है, तब तो चलेगा, कोई बात नहीं, क्योंकि सेम होगा प्रोटॉन नंबर इलेक्ट्रॉन नंबर। बट अदरवाइज आपके इस केस में क्या होगा? आंसर रॉन्ग हो जाएगा अगर आपने इलेक्ट्रॉन नंबर ले लिया। सो आपको क्या करना है? 27 में से 13 माइनस करना है। क्या आ जाएगा? कितना आ जाएगा यहाँ से? 14। ठीक है, क्लियर है? ओके, तो ये आपका फर्स्ट पार्ट हो गया। बी पार्ट में भी आप ऐसे ही करोगे। O2 - 15 8। ठीक है, Z है आपका 8 एटॉमिक नंबर, और उसके बाद प्रोटॉन नंबर, प्रोटॉन नंबर भी आपका 8 आ जाएगा। इलेक्ट्रॉन नंबर में आप देख सकते हो 2 नेगेटिव चार्ज है, यानी 2 प्लस कर दोगे। 8 + 2 10, इसमें प्लस करते हैं हम, मास नंबर में मत प्लस कर देना। एटॉमिक नंबर में आप 2 प्लस कर दोगे, सो आपका टोटल इलेक्ट्रॉन्स आ गए 10, एंड देन मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ठीक है, ये किसके बराबर होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, नंबर ऑफ N। तो यहाँ कितना है आपका? 15 - 8 7। ठीक है, ये आपके दोनों पार्ट्स हो गए। अगला क्वेश्चन है, विच एलिमेंट हैज़ नो न्यूट्रॉन इन इट। कोई ऐसा एलिमेंट बताओ जिसमें न्यूट्रॉन ही ना हो, सिर्फ प्रोटॉन हो। ये आपका क्या है? हाइड्रोजन। क्यों? 1H1। अगर आपको ध्यान हो, ठीक है, तो यहाँ पे 1H1, अगर आप प्रोटॉन सिंपली हाइड्रोजन का लोगे तो उसका एटॉमिक नंबर आपका 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1 है मतलब प्रोटॉन नंबर 1 है, मतलब इलेक्ट्रॉन नंबर भी 1 है। ठीक है, अब उसके बाद न्यूट्रॉन आपका कैसे निकलता है? मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। ठीक है, तो उसके हिसाब से तो आपका जैसे ये था आपका मास नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। मास नंबर जितना होगा है ही 1 ऑलरेडी। ठीक है, तो इसका मतलब आपका न्यूट्रॉन यहाँ कुछ नहीं। अगर आपका P+N होता तो 1 + 1 समथिंग कुछ ज़्यादा आना चाहिए था। ठीक है, बट ज़्यादा तो नहीं आ रहा है। तो 1H1, ये आपके दोनों वैल्यूज़ 1 थी, सो इट मीन्स माइनस करके आपका क्या आ रहा है? 0। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स 0। ठीक, ओके। अगला क्वेश्चन है आपका, देखो, विच वन इज अ सेट ऑफ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। मतलब आपको सब में इंडिविजुअली चेक करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब आप सब में इलेक्ट्रॉन्स चेक करोगे तब आपको पता लगेगा कि ऐसा कौन सा सेट है जो आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज का सेट है, मतलब जिसमें तीनों की वैल्यू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की सेम आएगी। कैल्शियम, मैग्नीशियम, क्लोरीन, यहाँ देख के पता लग रहा है सेम नहीं आ सकती। क्यों?
तीनों का एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, चार्जेस में भी कहीं कोई रोल नहीं है, तो ये आंसर तो हो नहीं सकता। NH2SCO, N इसमें कितना होगा आपको निकालने हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इलेक्ट्रॉन किसके बराबर है एटॉमिक नंबर के, N मतलब 7, आपका यहाँ पे नाइट्रोजन का नॉर्मली क्या होता है 7 एटॉमिक नंबर है, ठीक। और H2S, यहाँ तो S का सल्फर का ऑलरेडी ज़्यादा होगा, प्लस करते करते सल्फर का कितना आपका एटॉमिक नंबर होता है 16, तो ऑलरेडी यहाँ 16 आ गया, ये केस भी नहीं हो सकता है। यहाँ N2 का क्या होगा 14, अच्छा ओके, कार्बन 6 और नाइट्रोजन का कितना हुआ, इसका 14 लिख लो। ये दो तो हमें एग्जैक्टली क्लियर पता लग रहा था कि नहीं है, बाकी के केसेस में N2 में 14 आ जाएगा, 7 7 14, कार्बन 6 और नाइट्रोजन कितना हुआ 7 7 6 13 और एक ये 14, चलो यहाँ भी 14 आ गया। CO2 चेक करें, CO2 में कार्बन का 6 लेकिन 8 8 16, तो 16 + 6, ये तो ऑलरेडी ज़्यादा आ रहा है, हमें तो सिर्फ 14 चाहिए, तो आंसर हमारा ये करेक्ट है। चेक भी करके देख सकते हो आप, ये दोनों तो आप ऑलरेडी निकाल ही चुके हो, 14 14। CO कार्बन मोनोऑक्साइड, इसका कितना था 6 + 8 8 6 14, सो ये है आपकी आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ का सेट। क्लियर हो गया। आगे है आपका आइसोटोन ऑफ ये और आइसोबार। आइसोटोन मतलब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होना चाहिए, तो ऑक्सीजन अगर मैं लेती हूँ 8 एटॉमिक नंबर है, ठीक है, ऐसा कौन सा, यहाँ पे आप सपोज करो 16 लेते हो, ठीक है, यहाँ पे पहले चेक करो कितने नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है, 14 में से 6 गए 8, 16 में से 8 गए 8, तो ऑब्वियसली ये आप इसका क्या हो गया आइसोटोन, क्योंकि इनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम है। आगे आपका आइसोबार, आइसोबार में क्या चीज़ सेम होना चाहिए आपका मास नंबर, तो मास नंबर आप कैल्शियम वाला कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। दूसरा भी आप एक कर सकते थे, आर्गन है, पोटेशियम का भी कर सकते थे, इसका एक और आंसर हो सकता था 40 19, ये तीनों ही मतलब ये तीनों आपस में क्या है आइसोबार, कैसे 18 19 20 एटॉमिक नंबर सबका डिफरेंट है, मास नंबर सबका सेम है, क्लियर। तो ये वो क्वेश्चन थे जो मैंने लास्ट टाइम आपको दिए थे और मैंने आपको कहा था आप सॉल्व कीजिएगा, नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो आई होप आप लोगों ने ट्राई किया होगा और आपको पता चल गया होगा कितना आता है, कितना आपको और तैयार करने की ज़रूरत है, राइट। आगे बढ़ते हैं अगले टॉपिक पे, इससे फर्दर जहां हम जो पढ़ रहे थे, हमने मॉडल्स पढ़े थे ना, तो फर्दर आगे मॉडल्स में क्या डेवलपमेंट हुई, कैसे हुआ, वो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो आप देख सकते हैं यहाँ स्क्रीन पे वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब जितने मॉडल्स आपके दिए थे ना, उसमें फर्दर आपका देखो लास्ट मॉडल जो आपने पढ़ा था रदरफोर्ड मॉडल पढ़ा था, उसमें कुछ तो आपकी लिमिटेशंस रही, कुछ उसने प्रूव कर दिया, ठीक है, कुछ फर्दर, क्योंकि डेवलपमेंट वही स्टार्टिंग से आप कह सकते हो कि वहाँ अब तक आई थी, काफ़ी कुछ उसका सही था बट काफ़ी सारी लिमिटेशंस भी थी। फर्दर अब उसके आगे जो नेक्स्ट थ्योरी आएगी, नेक्स्ट जो मेन आपका प्रेजेंट का मॉडल है वो है बोहर मॉडल। तो हम ये कह सकते हैं धीरे धीरे करके डेवलपमेंट हुई है, सो दैट बोहर मॉडल तक आपकी जो डेवलपमेंट्स हुई हैं वो हमें एक एक करके सारी स्टडी करनी है, ठीक है। उसमें नेक्स्ट जो आपकी मेन थ्योरी है उसके बाद वो ये है वेव नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन या फिर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी। नाम से पता लग रहा है क्या वेव नेचर हमें स्टडी करना है। ओके, ये थ्योरी दी थी जेसी मैक्सवेल, जेम्स क्लार्क मैक्सवेल ने। क्या है इस थ्योरी के अकॉर्डिंग, मेन पॉइंट्स देखो इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है कि एनर्जी कभी भी जब एमिट होगी किसी सोर्स से तो कॉन्टिन्यूसली होगी, कॉन्टिन्यूसली मतलब लगातार होगी, टुकड़ों में नहीं होगी, किसी पैकेट्स ऑफ एनर्जी अलग अलग टुकड़ों में नहीं होगी, ठीक है। एनर्जी इज एमिटेड फ्रॉम एनी सोर्स कॉन्टिन्यूसली इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, रेज की फॉर्म में, रेडिएशंस और रेज एक ही बात है, रेज की फॉर्म में, और उसको आप क्या कहोगे, उसे आप कहोगे रेडिएंट एनर्जी। एनर्जी का ही एक फॉर्म है ना, इसलिए रेडिएंट एनर्जी। फिर क्या है कि वो जो रेज हैं उसमें दो तरह की मैग्नेटिक फील्ड होंगी, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और वो आपस में क्या होंगी परपेंडिकुलर, और परपेंडिकुलर होंगी वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ रेडिएशन या जो आपकी रेज है उसके। कैसे, देखो एक्स वाई जेड 3 एक्सिस होता है ना, एक एक्सिस में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, एक में मैग्नेटिक फील्ड, तीसरे में आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव या जो वो आपकी रेडिएशन है उसके रिगार्डिंग, ठीक। तो यानी कि एक रेज में आपकी जो भी रेज आप स्टडी कर रहे हो उसमें आपकी इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों होगी, परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते रहेंगे, और दोनों वो डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव के भी परपेंडिकुलर होंगे। ओके, तो 2 पॉइंट्स आपके ये हो गए। थर्ड पॉइंट देखो क्या कहता है, रेडिएशंस पोजेसेस वेव करेक्टर, ठीक है, यानी जो आपकी रेज हैं उनका वेवी नेचर है, ठीक है, एंड दे ट्रैवल विद वेलोसिटी ऑफ लाइट। वेलोसिटी ऑफ लाइट कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो जितनी वेलोसिटी लाइट की है सेम वैसे ही इनकी भी होती है, इन रेडिएशंस की भी होती है, ओके। फिर क्या है, इसीलिए जो आपने ये एक पॉइंट लिखा ना, इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड दोनों है, दोनों आपस में परपेंडिकुलर टू ईच अदर हैं, एंड ऑल्सो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ
लाइट, ठीक है, या जो आपकी रेडिएशन है वो, इसकी वजह से इन वेव्स को हम या इन रेडिएशंस को क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसी पे बेस्ड ये आपकी पूरी थ्योरी है, उसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी, जो कि मैक्सवेल ने दी। लास्ट पॉइंट क्या है कि इन वेव्स को कोई मीडियम नहीं चाहिए, मटेरियल मीडियम नहीं चाहिए फॉर प्रोपोगेशन। अब मटेरियल मीडियम का मतलब क्या है, जैसे देखो सन रेज हमारे तक पहुंचती हैं, कैसे आ रही है, स्पेस के थ्रू आ रही है ना, दैट इज अ नॉन मटेरियल मीडियम, ठीक। तो उसी तरह से इनको कोई मटेरियल मीडियम की जरूरत नहीं है, ये ऐसे ही ट्रैवल कर सकती हैं दीज रेज, और जितनी भी रेज हैं, अभी आप पूरा स्पेक्ट्रम पढ़ोगे उसमें कई तरह की रेज आ रही हैं, उन सब के लिए है, ओवरऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस के लिए है ये चीज़, ये जितनी आपके मेन पॉस्टुलेट्स या पॉइंट्स लिखे हैं ये सब उनके लिए है, ठीक है। ओके, अब बात वेव की आई है, तो आपको वेव की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए कि उसकी वेव लेंथ हो गई, फ्रीक्वेंसी, इस तरह की कई चीज़ें हैं ना, तो वो हम एक एक करके स्टार्ट करते हैं। वेवलेंथ, सबसे पहले आपका वेवलेंथ, ठीक है। वेवलेंथ क्या है, वेवलेंथ, उससे पहले मैं आपको एक फिगर दिखा देती हूँ, फिगर इस थ्योरी के रिगार्डिंग और वेव के लिए, तो आपको ये चीज़ें जल्दी समझ में आएंगी। तो ये देखिए, यहाँ ये मैंने फिगर ड्रॉ की हुई है, ये है आपकी डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन ऑफ रेडिएशन की, जो आपकी रेडिएशन है, रेज है, इस डायरेक्शन में ट्रैवल करेगी। तीन डायरेक्शन है आपकी ना, एक्स, वाई, जेड, तीन एक्सिस हैं, तो ये एक्सिस आपका वो वाला है। रिमेनिंग टू जो एक्सिस हैं वो एक आपको रेड पेन से नजर आ रहा होगा वेव, और एक ग्रीन पेन से। ये दोनों अलग अलग एक्सिस हैं, एक्स और वाई एक्सिस के लिए। दो एक्सिस आप डिफरेंट मान लो, जिसको भी आप डिनोट करो। वैसे इन जनरल इसको एक्स माना जाता है, इसको वाई, ये एक्स मान लिया जाता है, वाई, एंड ये वाला जेड, इसको आप इधर ड्रॉ करो चाहे इधर, एक ही बात है, ठीक है। तो ये तीन आपकी जो डायरेक्शंस हैं, तो बाय डिफॉल्ट ये माना जाता है, बाकी ऐसा कुछ फिक्स नहीं है कि आपको यही मानना है, ओके। तो एक डायरेक्शन में आप देख सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट शो कर रहे हैं हम, रेड वाला। ग्रीन वाला क्या है, मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट। आपने कहा था ना कि रेज का क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड है, जो कि आपस में ऑसिलेट कर रही हैं और परपेंडिकुलर हैं, तो इसीलिए इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है। अगर आप इमेजिन करो एक रेड वाली वेव और एक 90 डिग्री एंगल पे इस तरह से हॉरिजॉन्टल, मतलब एक वर्टिकल है एक हॉरिजॉन्टल है, वो आपकी क्या है, उनके बीच में दोनों का 90 डिग्री का एंगल है, तो परपेंडिकुलर हुई। और तीसरी जो आपकी डायरेक्शन है आपकी प्रोपोगेशन की, उसके साथ भी इनका एंगल 90 डिग्री है। तो तीनों के केस में ये जो तीन एक्सिस हैं उसके हिसाब से 90 डिग्री एंगल ही होगा, ठीक है। ये है आपका बेसिक, आप कह सकते हो आउटलाइन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी को लेके। और ये आप वेव देख सकते हो, वेव में जो ऊपर की साइड होते हैं उनको कहते हैं क्रेस्ट, और जो नीचे वाले होते हैं इनको कहते हैं ट्रो। इनको कई लोग ट्रफ बोलते हैं, कई लोग ट्रो बोलते हैं, जो भी आप प्रोनाउंस करना चाहो, दैट डजंट मैटर। और इसके लिए जो ये आपकी हाइट है या इसकी डेप्थ है, क्रेस्ट की हाइट या इसकी डेप्थ, ये ए से डिनोट कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी ए क्या चीज़ होती है। दोनों क्रेस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है और दोनों ट्रोफ के बीच का डिस्टेंस, ठीक है, ये आपका किसी वैल्यू से रिगार्डिंग है, ये लैम्डा है, ये भी मैं आपको बताऊंगी। तो वेव का आपको पता लग गया किस तरह की है, इसकी एक एक करके अब हमें कैरेक्टरिस्टिक्स स्टडी करनी है, ठीक है। तो वो हम स्टार्ट करने जा रहे थे वेवलेंथ से, वेवलेंथ से ही स्टार्ट करते हैं, फिर आगे प्रोसीड करेंगे। ओके, तो सबसे पहले क्या है वेवलेंथ, जो मैंने आपको भी वेव दिखाई ना, उसी के रिगार्डिंग। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कंसेक्यूटिव क्रेस्ट्स और कंसेक्यूटिव ट्रो। मैंने आपको बताया ना, दो क्रेस्ट के बीच का डिस्टेंस या फिर दो ट्रो के बीच का डिस्टेंस, लेकिन वो कंसेक्यूटिव होना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक गैप करके। कंसेक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार। जस्ट आपका जो आप देख सकते थे ना, एक आपका इस तरह से अगर किसी को बड़े आसानी से समझना है तो पहाड़ कह सकते हो, एक पहाड़ और दूसरा पहाड़, तो लगातार जो दो पहाड़ है उनके बीच का डिस्टेंस, ठीक है। तो लगातार, कॉन्जिक्यूटिव वर्ड का मतलब होता है लगातार दो क्रेस्ट या दोनों ट्रफ्स, ठीक है। उसे आप क्या कहोगे, वेवलेंथ। और हम डिनोट किससे करते हैं, लैम्डा, ये उसका साइन है लैम्डा, इसको प्रोनाउंस करते हैं, बोलते हैं लैम्डा। देखो केमिस्ट्री में, फिजिक्स में, मैथ्स में भी इस तरह के बहुत सारे सिंबल्स हैं, सबका अलग अलग नाम है, वो नाम पहचानना बहुत जरूरी है। किसको थीटा कहते हैं, किसको ओमेगा, ठीक है, फाई, साई, ये सारे आपको पता होने चाहिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आएंगे ही। साइंस आपकी इंटरडिसिप्लिनरी है, तो फिजिक्स के कुछ आपके केमिस्ट्री में आएंगे, केमिस्ट्री वाले फिजिक्स में जाएंगे, तो इनको सबको आप पहचान के रखिए। सो दिस इज लैम्डा, प्रोनाउंस करते हो आप इसको लैम्डा से। हम इसको ये क्या कहते हैं, सिंबल है इसका। मेजर किस में करेंगे हम, यूनिट्स क्या होगी, आंगस्ट्रम, क्योंकि वेव लेंथ यानी कि लेंथ की यूनिट्स आएंगी, तो आंगस्ट्रम, मीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, पिकोमीटर, ठीक है। ये इन सब का रिलेशन आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो, कहाँ, फर्स्ट चैप्टर में, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, जहाँ हमने प्रीफिक्सेस किए थे, बट स्टिल मैं दोबारा बता दूंगी, ओके। अब नेक्स्ट क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी कैसे हम डिफाइन करेंगे, फ्रीक्वेंसी इज नंबर ऑफ वेव्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट इन 1 सेकेंड। तो ये पता लग गया आपको कि नंबर ऑफ वेव्स की किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट से 1 सेकेंड में कितनी क्रॉस हो रही हैं, कितनी, उसे आप बेसिकली फ्रीक्वेंसी कहोगे, ठीक है।
कैसे रिप्रेजेंट करेंगे हम, जैसे पीछे लैम्डा था ना वेवलेंथ के लिए, यहाँ पे है म्यू, ठीक है, न्यू आप इसको प्रोनाउंस करते हो, सिंबल इसका ऐसा है। बहुत बार बच्चे जल्दबाजी में इसको वी की तरह लिख देते हैं, बट वी की तरह नहीं लिखना है, वी आपको पता है वेलोसिटी होती है, आपको इसको हल्का सा टिल्टेड लिखना है, ठीक है। ये आप देख सकते हो कर्वी सा है ऐसा, ठीक है। ओके, यूनिट्स क्या है इसकी, हर्ट्स, एक तो हर्ट्स है, दूसरा साइकिल्स पर सेकेंड की कितनी, अब वेव्स हैं तो वेव्स की साइकिल होती है ना पूरी एक, साइकिल्स पर सेकेंड या सिंपली पर सेकेंड, तो ये इसकी 3 तरह की यूनिट्स हैं, मैक्सिमम केसेस में पर सेकेंड ही यूनिट्स यूज होती है, या जिस तरह का क्वेश्चन में गिवन होगा उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। तो उसके बाद आपको बाकी रिलेशंस पता होने चाहिए। बाकी रिलेशंस क्या, जैसे 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, ठीक, कन्वर्ट करना पड़ेगा भी, तो दोनों एक दूसरे के इक्वल ही हैं, ऑलमोस्ट 1 की वैल्यू है, तो आप डायरेक्टली कन्वर्ट कर सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर 1 आंगस्ट्रम, पहले आपकी वेवलेंथ आई थी ना, उसके लिए 10⁻⁸ सेंटीमीटर, मीटर की टर्म्स में क्या आ जाएगा 10⁻⁻10 मीटर, ये हम फर्स्ट चैप्टर में ऑलरेडी कर चुके हैं, सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री में, बस दोबारा हम एक तरह से कह सकते हो कि रिपीट कर रहे हैं। 1 नैनोमीटर 10⁻⁹ मीटर, पिकोमीटर 10⁻12, ठीक है। तो ये वैल्यूज़ पता होनी चाहिए, क्योंकि वेवलेंथ में जो यहाँ पे, वैसे तो देखो लेंथ की यूनिट्स आपको सारी आइडिया होनी चाहिए, प्रीफिक्सेस हमने सारे ही किए हैं, बट ये ज़्यादा यूज होते हैं इसलिए हमने ये डिस्कस कर लिया। नेक्स्ट है आपका उसके बाद वेलोसिटी। वेलोसिटी अब आपको नॉर्मली पता ही है क्या होता है, वेलोसिटी सिंपली आप करोगे तो क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय टाइम, यही होता है ना, या वेलोसिटी की डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम कहना चाहिए, स्पीड को एक्चुअली हम डिस्टेंस बाय टाइम कहते हैं, वेलोसिटी आपकी वेक्टर क्वांटिटी है तो डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम, वही सेम चीज़ यहाँ पे आ जाएगी। यहाँ वेव्स की टर्म्स में जस्ट आपने पढ़ना है, इट इज़ डिफाइंड एज लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, तो क्या आ गया, डिस्टेंस बाय टाइम ही आया ना, लीनियर डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय द वेव इन 1 सेकेंड, कैसे रिप्रेजेंट करोगे, सी से, सेंटीमीटर पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड इसकी यूनिट, ठीक है। ओके, एम्पलीट्यूड, एम्पलीट्यूड मैंने आपको फिगर में बताया था ना, ये देखो एम्पलीट्यूड मैंने कहा था ये, या तो ये या ये, क्रेस्ट की हाइट, ट्रो की डेप्थ कि कितना गहरा है वो, क्रेस्ट कितनी हाइट, उसके कितना ऊंचा है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे हम, इट इज़ द हाइट ऑफ द क्रेस्ट और डेप्थ ऑफ द ट्रो, रिप्रेजेंट करेंगे हम ए से, और एम्पलीट्यूड आप एक तरह से हाइट की बात कर रहे हो, डेप्थ की बात कर रहे हो, तो मतलब लेंथ की यूनिट आ रही है, तो इसीलिए लेंथ की कोई भी यूनिट जिसमें क्वेश्चन आपको गिवन होगा, जो भी ओवरऑल, उसके हिसाब से आप कंसिडर कर लोगे, आंगस्ट्रम है तो आंगस्ट्रम, मीटर, सेंटीमीटर, वॉटएवर, ठीक। ये आपकी कुछ वेव्स की क्या हुई, प्रॉपर्टीज। नेक्स्ट आपकी क्या प्रॉपर्टी है, कैरेक्टरिस्टिक्स, जल्दबाजी में हम कभी कभार जब बहुत फ्लो में बोल रहे होते हैं ना, ऐसा लगता है कि है ना, स्पीड में स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, एंड इसी तरह से प्रॉपर्टी का प्रॉपर्टी निकल जाता है। तो एनीवेज, नेक्स्ट आपका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है जो वेव्स की पढ़ रहे हैं, दैट इज वेव नंबर। इट इज़ डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। सॉरी टू डिस्टर्ब यू, बट इस तरह के एलिमेंट्स ना कई बार हमारी, जब हम यूजुअली क्लास में पढ़ते थे या कभी कभार होता था, तब सोचते थे कि हंसे कि ना हंसे, कई बार हंसी कंट्रोल कर लेते थे, कुछ शरारती बच्चे होते थे तो हंसी देते थे क्लास में, तो मतलब अब लगता है कि हाँ, अब नाउ यू आर ऑन द अपोजिट साइड, यू आर अ टीचर और स्टूडेंट्स को आप पढ़ा रहे हो, बट मेरी ये कोशिश रहती है कि ठीक है यार, फन एलिमेंट्स हमेशा होने चाहिए, ऐसा नहीं है किससे स्लिप ऑफ टंग नहीं होती, कोई बहुत बड़ी चीज़ तो है नहीं, तो बट कभी कभार ऐसा होता था सामने वाला टीचर नाराज़ हो जाता था, अरे यार मेरे पे हंस रही है, मतलब हंस रही है स्टूडेंट्स को लेके, तो आप बिल्कुल हंस सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है, हंसने वाला एलिमेंट है, जल्दबाजी में किसी से भी कुछ गलत बोला जा सकता है, तो यू कैन एंजॉय ऑन दैट पार्ट एक्चुअली। बट हाँ, रिस्पेक्ट अपनी जगह है, बड़ों की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, टीचर्स की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, बट हाँ, जो हंसने वाली बात है उस पर खुल के हंसो, ठीक है। बहुत कम या ये कहना चाहिए कि खुद ही ढूंढने पड़ते हैं वो एलिमेंट्स जिस पे हमें हंसी आ जाए, है ना। ओके, वेव नंबर, इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट इन 1 सेंटीमीटर लेंथ। वेव नंबर का मतलब क्या है कि आपको एक 1 सेंटीमीटर लेंथ का डिस्टेंस जो है वो फिक्स कर दिया, उसमें कितनी नंबर ऑफ वेव्स प्रेजेंट हैं, दैट इज एक्चुअली वेव नंबर। और जाहिर सी बात है, वेव नंबर आपका, ये आपको रिलेशन पता होना चाहिए, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ वेव लेंथ, ठीक है। वेव लेंथ का रेसिप्रोकल है, ये आप रिलेशन देख सकते हो 1/λ। ये रिलेशंस जितने आ रहे हैं ना, ये याद रखना, न्यूमेरिकल्स में काम आएंगे, ये बहुत जगह काम आते हैं, यहाँ नहीं आगे भी काफ़ी जगह काम आएंगे। तो ये आपका हो गया रिलेशन, एंड यूनिट क्या होगी फिर आप देख सकते हो, लैम्डा का अपोजिट, तो यानी कि सेंटीमीटर इनवर्स, मीटर इनवर्स, ठीक है, दैट वे। और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, न्यू बार, जो आपने न्यू किया था ना फ्रीक्वेंसी, उसके ऊपर बार लगा दो, मतलब एक ये जो डैश लगाते हैं इसे बोलते हैं बार, ठीक है, न्यू बार। नेक्स्ट है आपका पीरियड। पीरियड, टाइम टेकन फॉर 1 वेव टू पास थ्रू अ पॉइंट, राइट, बहुत सिंपल है, कितना टाइम लगेगा एक वेव को एक पॉइंट से पास होने में, वो आपका पीरियड हो गया, टाइम पीरियड बेसिकली। रेसिप्रोकल ऑफ फ्रीक्वेंसी,
तो उसकी यूनिट क्या हो जाएगी, सेकेंड, उसकी सेकेंड इनवर्स थी तो इसकी सेकेंड हो जाएगी। और आप इसको कैसे देखते हो, कैसे रिप्रेजेंट करते हो, टॉ, इस तरह से, ठीक है। अलग अलग जितने सिंबल्स आए ना, सिंबल्स याद रखना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि एग्जाम में कई बार बच्चों को यही नहीं याद रह जाता, ठीक है बहुत छोटी सी चीज बट स्टिल मिस हो जाता है। सॉरी। ओके, नेक्स्ट है आपका रिलेशनशिप बिटवीन वेलोसिटी, वेवलेंथ एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वेव। आपने 3 चीज पढ़ी ना, इन तीनों का रिलेशन हमेशा याद रखना, ये बहुत पूछा जाता है। वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ एक दूसरी साइड आएगा, राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई। अब कई बार बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं, ये इधर कुछ भी कर देते हैं। देखो आपने जो अभी आगे आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम आएगा ना, उसमें आपको ये याद रहेगा वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी दो चीज एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हैं। तो जब एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है उसका मतलब एक ही साइड आएंगे, है ना। अगर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है तो वेवलेंथ घटेगी, वेवलेंथ बढ़ रही है तो फ्रीक्वेंसी घटेगी। तो ये रिलेशन याद रखना पड़ेगा, c यानी कि वेलोसिटी इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ लैम्डा, ठीक। फिर आपका आता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। अब ये क्या है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम? हो सकता है आप में से किसी ने स्पेक्ट्रोस्कोपी वर्ड सुना हो, स्पेक्ट्रम वर्ड सुना हो सकता है कभी सुना हो, कभी कभार नहीं भी सुना हो। स्पेक्ट्रम क्या है? जितनी आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, एक तरह से उनका पूरा जो भी सेट है, सेट मतलब जितनी भी रेज हैं, उन सबको आप किसी एक ऑर्डर में अरेंज करोगे। कैसा ऑर्डर? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ या फिर डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। वैसे एक ही चीज याद रखो, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ में जब आप सारी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस को अरेंज कर देते हो तो वो एक जो पूरी सीरीज बन के आती है, दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या बोलेंगे फिर हम? when the electromagnetic radiations are arranged in order of their increasing wavelength or decreasing frequency, ठीक है। देखो आया ना एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल, ये चीज मैं बोल रही थी। then the complete spectrum obtained is called as electromagnetic spectrum। एक्चुअल में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है ना, वो आपस में किस तरह से डिफर करती है। आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ठीक है, हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में पढ़ रहे थे, थ्योरी में हमने पढ़ा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी में। तो उनमें जो डिफरेंस हैं अलग अलग में, जैसे सपोज करो आपकी इंफ्रारेड रेज हैं, IR रेज हैं, ठीक है, UV रेज हैं, ये दोनों इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं। लेकिन ये दोनों किस चीज़ में डिफर करेंगी? वेवलेंथ में या फ्रीक्वेंसी में। तो बेसिकली इन दो चीज़ों में डिफर करती है। जितनी भी आपके टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसी के बेसिस पे स्पेक्ट्रम जनरेट किया गया है, या आप ये कह सकते हो स्पेक्ट्रम बनाया गया है, ठीक है। अब देखते हैं कि इनकी क्या सीरीज है, वो सीरीज याद होनी जरूरी है। ओके, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ दियर वेवलेंथ में आपको याद कैसे रखना है? कॉस्मिक रेज, कॉस्मोस होता है ना यूनिवर्स को लेके आप कहते हो, दैट इज कॉस्मिक रेज। गामा रेज, गामा जो आपकी न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आता है ना, अल्फा बीटा गामा, ये वही है गामा रेज। एक्स रेज, यूवी रेज, विजिबल रीजन, विजिबल रीजन जो आपका रेनबो वाला होता है, विबग्योर, ये आपको अलग से भी पढ़ना पड़ेगा, ठीक है, विजिबल रीजन। देन IR रेज, माइक्रोवेव्स, जो आपके घरों में अगर माइक्रोवेव ओवन प्रेजेंट होता है ना, माइक्रोवेव्स आपकी जो यूज होती हैं वही। रेडियो वेव्स जो ऑल इंडिया रेडियो में सब जगह यूज होता है, दैट इज, ठीक है। ये जो आपका सीक्वेंस है ये याद होना चाहिए आपको। क्यों याद होना चाहिए? इससे आपको ये पता लगेगा सबसे ज़्यादा वेवलेंथ किसकी है, रेडियो वेव्स की, सबसे कम कॉस्मिक रेज की। और वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी अपोजिट है, इस पे बेस्ड MCQ भी एग्जाम में बहुत आता है। सिंपल सी चीज़ है और इजीली बच्चा क्वेश्चन कर सकता है, बट अगर आपने इसका बेसिक्स नहीं ध्यान रखा, ये सीक्वेंस नहीं याद रखा तो क्वेश्चन रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। कॉस्मिक रेज, गामा रेज, एक्स रेज, यूवी रेज, आई रेज, UV रेज, विजिबल, देन IR रेज, देन माइक्रोवेव्स, देन रेडियो वेव्स, ठीक है। ये सीक्वेंस याद रखना। उसमें भी विजिबल रीजन आपको अलग से पढ़ना है। विबग्योर बोलते हैं ना आप, छोटी क्लास में भी पहले भी 9th 10th में विबग्योर पढ़ते थे। क्या था वो विबग्योर? V फॉर वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो पूरा जो आपका रेनबो का कलर है, 7 कलर्स स्पेक्ट्रम, वही है आपका एक्चुअली विजिबल रीजन। तब ये शायद नहीं समझ में आता होगा, अब शायद समझ में आ जाएगा कि हाँ यही 7 कलर्स क्यों थे, राइट। 380 नैनोमीटर से लेके 760 नैनोमीटर तक इसकी रेंज है वेवलेंथ की, या फिर अप्रॉक्सीमेटली 400 to 800 कह दिया जाता है बहुत बार। अगर ये दोनों वैल्यूज नहीं होंगी, कई बार अब ये जो क्वेश्चन है ना एक्चुअली कई बार MCQ के फॉर्म में वेरी करके आता है, वेरी करके यानी कि चेंज करके। एग्जैक्ट वैल्यू कई बार आपको ये नहीं मिली होगी, इसके आसपास होगी, तो आपको आइडिया लगाना है, उसके अकॉर्डिंग आप कर लेना 380 नैनोमीटर से 760 नैनोमीटर, ठीक। तो ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है। अब याद रखना कि रेड कलर की वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है, वॉयलेट कलर की वेवलेंथ सबसे कम है, और फ्रीक्वेंसी इसकी अपोजिट। रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी, वॉयलेट की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगी, ठीक है, क्योंकि ये आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ है, यानी कि डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी। तो विजिबल यहाँ आपका इस तरह से जा रहा है ना, तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है कि इसकी फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली कम होगी, ठीक है। वेवलेंथ ज़्यादा है, फ्रीक्वेंसी कम होगी। ओके,
तो ये आपका पूरा विजिबल लाइट का स्पेक्ट्रम हो गया। अब हमें क्या करना है, देखो जो भी आपने अभी तक किया है उसके रिगार्डिंग अब आपको क्या करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। क्वेश्चन आपका सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट वेव नंबर, और दूसरा फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशंस हैविंग वेवलेंथ इतनी। येलो रेडिएशंस नाम दे दिया, वेवलेंथ दे दी उसकी, ये सोडियम के केस में आती है, वैसे ही आपके जनरल नॉलेज के लिए बता दे रही हूँ। तो ये आपको लैम्डा दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करना है, वेव नंबर कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए कैलकुलेट करते हैं। अब सबसे पहले देखिए क्या करना है आपको, ऑब्वियसली जो आपने फॉर्मुलेज या रिलेशंस किए हुए ना वो करने हैं। फॉर्मूला या रिलेशन के लिए सबसे पहले क्या करेंगे आप, वेव नंबर किसके अपोजिट था, लैम्डा के, ठीक है। लैम्डा हमें दे रखा है तो हम क्या करेंगे 1/5800। अब आंगस्ट्रम की जगह आप क्या करोगे, आपको पता है 1 आंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, तो हम यहाँ पे 10⁻⁻10 वैल्यूज पुट कर देंगे। इसको आप अलग से भी हो सकता है कि पहले ये रिलेशन लिखो 1 आंगस्ट्रम इक्वल टू 10⁻⁻10 मीटर, क्योंकि एग्जाम में जब आपको करना है प्रॉपर वे में तो आप वैसे कर सकते हो, मैं आपको जस्ट सॉल्व करके दिखा रही हूँ, ठीक है। तो ये आपको सिंपली कुछ नहीं करना, आप देख सकते हो, जस्ट डिवाइड करना है, कैलकुलेट करना है। ये आपका कैलकुलेट करके आ जाएगा अप्रॉक्सीमेट 1.72 इंटू 10⁻6। अब ये आपका क्या था, मीटर में था ना, तो मीटर इनवर्स, ठीक है, क्योंकि लैम्डा इसकी अपोजिट यूनिट क्या हो जाएगी, मीटर इनवर्स, तो आपका फाइनल आंसर आ गया मीटर इनवर्स। बहुत सिंपल था। दूसरा क्वेश्चन, फ्रीक्वेंसी ऑफ येलो रेडिएशन। अब कहाँ से आएगी फ्रीक्वेंसी, देखो लैम्डा पता है, ठीक है। एक रिलेशन मैंने आपको कहा था ना, C इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी इंटू लैम्डा, इस रिलेशन का यूज किया जाएगा। C क्या है, वेलोसिटी ऑफ लाइट, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज इक्वल टू फ्रीक्वेंसी आपको कैलकुलेट करनी है, लैम्डा आपको पता है कितना 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, ठीक। अब क्या करोगे, फ्रीक्वेंसी ये आप देख सकते हो, नीचे लेके जाएंगे हम, 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, डिवाइड में आ गया 5800 इंटू 10⁻⁻10 मीटर, और आप इसको कैलकुलेट करोगे तो आ जाएगा 5.172 इंटू 10⁻14, क्या आ जाएगा, देखो सेकेंड नीचे था ना, सेकेंड इनवर्स। ये आ गया आपका आंसर, एक ये और एक ये। बहुत सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में देखो ऐसा ही क्वेश्चन आएगा कि वेव नंबर, फ्रीक्वेंसी, लैम्डा, इन्हीं में से किसी को कैलकुलेट करना होगा, ओके। आगे कुछ क्वेश्चंस एज यूजुअल हमेशा की तरह मैं आपको ट्राई करने के लिए दूंगी, और आपको वो करने होंगे ट्राई, तभी प्रैक्टिस होती है। बिना क्वेश्चंस की प्रैक्टिस खुद से किए हुए कभी क्वेश्चंस नहीं निकलते, नहीं आते, ठीक है ना, प्रैक्टिस तो जरूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको करके आना है वो क्या है, द वेवलेंथ रेंज ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम दी हुई है, देखो यहाँ दिया ना 400 से 750। तो तब मैंने कहा था कि क्वेश्चन में कभी कभार वैरी करके दिया होता है, तो ऐसा मत सोचना कि अरे ये गलत है कि वो गलत है, सही है। आप अलग अलग 4 बुक्स कंसल्ट करोगे ना, उसमें भी थोड़ी थोड़ी वैल्यूज ऊपर नीचे हो जाएंगी, बट अप्रॉक्स आइडिया होना चाहिए आपको, फाइन। वेवलेंथ रेंज आपको दी हुई है विजिबल स्पेक्ट्रम की, वॉयलेट से लेके रेड तक की, दिस वन, ठीक है। आपको इस वेवलेंथ को फ्रीक्वेंसी में एक्सप्रेस करना है, कहने का मतलब है इनको जस्ट कन्वर्ट करना है, और वो रेंज आपको फ्रीक्वेंसी में बतानी है, ठीक है, और वो भी किस में, हर्ट्स में, ओके। हर्ट्स का रिलेशन पता है ना, 1 हर्ट्स इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड, राइट। चलो दूसरा क्वेश्चन है आपका, अ पर्टिकुलर रेडियो स्टेशन ब्रॉडकास्ट एट फ्रीक्वेंसी ऑफ दिस मच 1120 किलो हर्ट्स, किलो वर्ड है ये तो याद रखना, इंटू 10⁻³ करना पड़ेगा। Another radio station broadcast at a frequency of 98.7 megahertz। 98.7 रेडियो मिर्ची याद आ गया होगा आप लोगों को, मुझे भी याद आ गया था जब मैंने क्वेश्चन फर्स्ट टाइम पढ़ा था, ठीक है। मेगाहर्ट्ज, मेगा मीन्स 10⁻6। तो ये देखो सारे अब आपको पता लग रहा होगा, प्रीफिक्सेस काम आ रहे हैं, है ना। तो इसीलिए वो आपका सब बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री वाला जो चैप्टर था वो एक्चुअली सच में ही पूरी केमिस्ट्री का बेस है, कि आपको वो बेसिक चीज़ें नहीं पता होंगी तो आप आगे हर जगह अटकोगे, है ना। इसीलिए मैंने कहा था वो चैप्टर अच्छे से पढ़ लेना, ओके। व्हाट आर द वेवलेंथ्स ऑफ रेडिएशंस फ्रॉम ईच स्टेशन, दोनों स्टेशन की आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई हैं, ठीक है। ये देखो फ्रीक्वेंसीज दी हुई हैं, आपको उसको वेवलेंथ में जस्ट बताना है। तो ये 2 क्वेश्चंस आपको ट्राई करने हैं, एंड इस टॉपिक के लिए इतना ही। इसके बाद ये हमने इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव थ्योरी करी, राइट। अब इसके बाद आपका जो आगे आएगा इसकी लिमिटेशंस होंगी, एंड फर्दर कुछ टॉपिक्स हैं, ये तो आपका वेव पे डिपेंड कर रहा था, है ना। तो आगे आगे देखते जाओ, जैसे लाइट का डुअल नेचर है, लाइट का वेव करैक्टर, पार्टिकल करैक्टर दोनों है, तो उस पर बेस्ड आगे कुछ और प्रॉपर्टीज आएंगी, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, ब्लैक बॉडी रेडिएशन। अगले लेक्चर में वो फर्दर जो आपके टॉपिक्स हैं, ब्लैक बॉडी रेडिएशन, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, उसको पढ़ने के लिए दोबारा आना। बट उससे पहले इस लेक्चर को अच्छे से पढ़ो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करके रखो जो लोग भी नए हैं, और बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि बेल आइकन अगर नहीं प्रेस होगा तो आप लोग की वीडियोज़ मिस हो जाएंगी। एंड एज यू नो अब रेगुलर वीक में
2 days आपकी आप देख ही रहे हो, +1 एंड +2 दोनों की वीडियोस आ रही हैं, एंड मिडवे मैं बैचलर प्रोग्राम्स की भी वीडियोस निकाल रही हूँ. सो गाइज प्लीज़ डू सपोर्ट मी इन द वे दैट यू यूज टू डू दैट. पहले मैंने रेगुलर वीडियोस डाली थी एंड अब थोड़ी सी कम हो गई, बीच में गैप आ गया, फिर अब दोबारा से मैं डाल रही हूँ. जितना हो सकता है पॉसिबल मैं डालती हूँ. तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग प्लीज़ फेसबुक पेज पे भी जाइए, लाइक कीजिए, और इंस्टा हैंडल्स हैं उनका भी आपको पता है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे हैंडल्स आपके ऑलरेडी गिवन है, आप जाके वहाँ फॉलो कर सकते हैं. जो भी आपकी क्वेरीज हैं, सजेशंस हैं, व्हाटएवर कुछ आपकी रिक्वेस्ट है, जो भी है आप उसको कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं हमें, कैसा लग रहा है कैसा नहीं लग रहा. इट कम्प्लीटली डिपेंड्स ऑन यू कि आप जो भी आपको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है, जो भी लग रहा है, मैं ये नहीं कहती खाली अच्छा, बुरा भी लग रहा है तो भी आप बता सकते हो, और डिससेटिस्फाइड हो तो भी बता सकते हो. मैं डेफिनेटली कोशिश करूंगी इम्प्रूव करने की कि आपको किसी और बेटर तरीके से पढ़ाया जाए, है ना. सो बस इतना ही कहना था मुझे. ओके देन, बाय बाय, टेक केयर. नेक्स्ट लेक्चर में हम फिर मिलेंगे. कीप अनरोलिंग द मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री विद माई सेल्फ फ्लोरिका. बाय बाय.